पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली सास बहू। आइए आइए, अपना मन और गला तरोताजा कीजिए। आइए आइए और ठंडी ठंडी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, कोका कोला पीजिए। बर्फ की चिल्ड पेप्सी पीजिए। 5 रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास। अरे अंकल, जरा मुझे एक पेप्सी का गिलास बना कर देना। अभी देता हूँ, 1 मिनट। ये कहते ही चमन पेप्सी की एक बोतल को सोडा मशीन में लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए रखता है और गैस बनते ही उस बोतल को एक गिलास में पलट देता है और कहता है, ये लो आपकी ठंडी ठंडी पेप्सी तैयार। ये पीते ही रमन ठंडी आहें लेकर कहता है, अरे वाह अंकल, आपकी कोल्ड ड्रिंक पी के तो मजा ही आ गया। इतने सस्ते दाम में आप पूरा बोतल वाली पेप्सी का टेस्ट देते हो। वही स्वाद, बस यही कि आपकी पेप्सी सस्ती है। शुक्रिया तुम्हारा, और पी लो, ज्यादा अच्छी लग रही है तो। ये तो बिल्कुल सही कहा अंकल। ऐसा करो, अब की बार मेरे लिए ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक बना दो। अभी बना देते हैं बेटा। ये कहते ही चमन उसके लिए ऑरेंज वाली सोडा डालकर कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर रमन को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, अरे वाह वाह अंकल, मजा ही आ गया। मैं तो कल से अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान पर लाऊंगा। कितने पैसे हुए आपके? हाँ, 10 रुपए हुए बेटा, 2 गिलास के। ये लीजिए आपके पैसे। अरे भाई साहब, बड़ी गर्मी लग रही है, जरा एक गिलास पेप्सी वाली कोल्ड ड्रिंक बनाना। अभी बनाता हूँ। उस औरत के लिए एक पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर औरत कहती है, अरे भैया, इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अमृत पान कर लिया हो। सच में भाई साहब, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। कम बजट, टेस्ट वही। अरे स्वाद तो लगेगी ही आपको। 5 सालों से मेरा बिजनेस जो चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का। इसीलिए तो भाई साहब हमेशा यहीं से पेप्सी पीती हूँ। ये लीजिए भाई साहब, आपके पैसे। ये कहते ही निधि चली जाती है। वहीं चमन दिन भर अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने के बाद अपना ठेला लिए घर चला आता है और कहता है, महिमा, महिमा, अरे महिमा, देखो तो मैं आ गया हूँ। बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से पानी लाओ। खड़े खड़े धूप में तो जान निकल जाती है मेरी। अरे महिमा, ओ महिमा, देख तो सही, चमन आ गया है। पानी लिया उसके लिए। आई माँ जी, बस आ गई। कपड़े सुखाकर जा रही थी, बस हो गए हैं। चमन जी, पानी पीजिए। महिमा से पानी लेकर चमन अपनी प्यास बुझा लेता है और उसे पैसे देकर कहता है, ये लो महिमा, ये सारे पैसे तिजोरी में रख दो। पता है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम आई हो, हमारे घर में बरकत तुमसे ही बढ़ी है। ये तो है, मेरी बहू घर को बहुत अच्छे से संभालती जो है। अब लो ये पैसे। शुक्रिया चमन जी, ये सिर्फ मेरी वजह से ही थोड़ी हुआ है। माँ जी इतनी अच्छी हैं, आप इतने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो घर में बरकत होना तो लाजमी था। हाँ हाँ, चलो ये भी अच्छा है। अब खाना तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आज मैंने आपकी पसंद के पालक पनीर और कड़ी चावल बनाए हैं। अरे वाह, आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगा। ये कहते ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और चमन खाने को देखते ही खाने पर टूट पड़ता है। तभी रमा कहती है, अरे बेटा, आराम आराम से खा, इतनी हबड़ हबड़ में खाना क्यों खा रहा है? अरे माँ, खाने दो ना, बहुत भूख लग रही है। पता नहीं कल को मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा भी पाऊँ या नहीं। चमन जी, आप पागल हैं क्या? ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं हमेशा आपको ये खाना खिलाऊंगी। खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन चमन अपने कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए जा ही रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से चमन के ठेले की ओर आता है। चमन हटने की कोशिश करता है, इतने में ट्रक वाला उसके ठेले समेत उसे उड़ा देता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जैसे ही महिमा और रमा को पता चलती है तो वो बेहद टूट जाते हैं। अपने पति की लाश पर रोते हुए महिमा कहती है, मैंने कहा था ना चमन जी, ऐसा मत बोलिए। क्यों कहा आपने? माँ जी, इनसे बोलो कि ये उठे। चुप हो जा बहू, रो मत। जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है। इसलिए शायद मेरा बेटा कल जी भर के खाना खा रहा था। भगवान भी यही चाहते थे। काकी, अब हमें चमन भाई का अंतिम संस्कार करना होगा। ये कहते ही पुष्पा चमन को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। महीना बीत जाता है। भगवान की दया से चमन अपने घर के लिए पैसे जोड़ कर गया था।
पर तभी निधि और रमन उनके घर दस्तक देते हैं। हाँ जी, आपको क्या काम है बताइए। दीदी, क्या चमन भाई साहब का घर यही है? 1 महीने से कोल्ड ड्रिंक बेचने नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई? हमें उनकी कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, इसीलिए हम पता पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। हाँ हाँ, मुझे भी अंकल की हाथ की बनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैं हमेशा उनकी दुकान पर आता हूँ। माफ कीजिएगा, पर अब आप कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। अरे क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई क्या? हम तो उनके डेली के कस्टमर हैं। बेटा, बात वो है कि मेरा बेटा 1 महीने पहले गुजर गया एक एक्सीडेंट में। क्या? मेरे लिए तो यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई साहब बहुत अच्छे थे, इतने सालों से उन्होंने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया था। अक्सर उनकी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बाहर भीड़ लगी रहती थी, पर वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ आंटी, आप भी अंकल की तरह पेप्सी बनाकर बेचो ना। अरे बेटा, तूने तो बहुत अच्छी बात कह दी। मैं अभी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप भाई साहब की पत्नी हैं, आपके हाथों में जरूर वो जादू होगा जो भाई साहब की कोल्ड ड्रिंक में था। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, आप जा सकते हैं, माफ कीजिए। ये कहकर महिमा दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन चमन के ग्राहक फिर उसके घर आते हैं और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तभी रमा कहती है, बेटा, भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, जो लोग कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इतने पैसे तो हैं ही कि सोडा की दोबारा मशीन आ जाए और कोल्ड ड्रिंक का सामान भी। पर माँ जी, देख बेटा, 2-4 दिन बाद पैसे खत्म हो ही जाएंगे, उसके बाद हमें काम की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम चमन के काम को ही आगे ले जाएं। ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हैं तो हम यही करेंगे। ये कहते ही सास बहू मिलकर कोल्ड ड्रिंक बनाने का सामान जुटाकर नया ठेला लेते हैं। अगले दिन से पेप्सी बनाकर उसी जगह बेचने लगते हैं। पेप्सी लीजिए पेप्सी, ठंडी ठंडी ताजा ताजा पेप्सी लीजिए पेप्सी। आइए आइए, पेप्सी लीजिए। चमन स्पेशल कोल्ड ड्रिंक अब नए नाम से मार्केट में आ गई है, सास बहू कोल्ड ड्रिंक के नाम से। अपनी थकान मिटाइए और गटागट पीजिए। अरे लगता है ये उनकी पत्नी ही है, लगता है प्यासे को कोल्ड ड्रिंक का कुआं मिल गया। सास बहू को कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए देखकर निधि उनसे कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंच जाती है और पीकर कहती है, अरे वाह वाह बहन जी, आपने हमारी बात का मान रखा और कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल ही ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो बिल्कुल भाई साहब जैसा ही स्वाद आ रहा है आपकी कोल्ड ड्रिंक में। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आप 6-7 बोतल कोल्ड ड्रिंक पैक कर दीजिए। शुक्रिया हमें सहारा देने के लिए, बस इसी तरह अपना साथ बनाकर रखना। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक बनाकर देती हूँ। ये कहते ही महिमा एक के बाद एक सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स तैयार कर लेती है और निधि को दे देती है। ये लीजिए आपकी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। आंटी, आपने दुकान खोली, जल्दी से मुझे पेप्सी बनाकर दे दीजिए। जरूर बेटा, अरे मुझे भी सिखाना ये सोडा मशीन कैसे चलती है। ज्यादा कुछ नहीं करना माँ जी, बस पेप्सी लेकर सोडा मशीन में लगाना है और पलट देना है। महिमा की बात सुनकर रमा सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक बनाती है और बखूबी से बनाकर वो रमन को गिलास देती है। ये लो बेटा, और पीकर बताओ कि कैसी बनी है, तुम्हारे अंकल जैसी बनी या नहीं। आहा, अरे आंटी, मजा आ गया ठंडी ठंडी पेप्सी पीकर। अंकल से भी अच्छी बनाई है आपने तो, 1 गिलास और दे दीजिए। जरूर बेटा। ये बोलकर महिमा उस बच्चे को एक और पेप्सी का गिलास देती है। इसके बाद लगातार ग्राहक आने लगते हैं और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तब सास बहू को फटाफट लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। पहले दिन सास बहू की कोल्ड ड्रिंक काफी पैसा कमा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस चमन जितना चलने लगता है। हर गली शहर से लोग उसकी कोल्ड ड्रिंक को पीने आते हैं। वक्त के साथ वो बड़ी बड़ी मशीन लगाकर कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर इतना पैसा कमाने लगी थी कि अब बड़ी दुकान करके उसे कांच की बोतलों में देती थी। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से शुरू किया था और आज इतनी बड़ी दुकान कर ली है कि गिलास की जगह बोतलों में कोल्ड ड्रिंक देते हैं। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू।
इस तरह सास बहू अब लोगों के घर पर भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को सप्लाई करते और अपने व्यापार को और बढ़ाते हैं और खुशी खुशी जीवन एक साथ व्यतीत करने लगते हैं। बहू की विशाल पतंग। बलिहार गांव में रहने वाली सुनंदा का बेटा था रौनक। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद से सुनंदा ने जी तोड़ मेहनत करके बेटे को अकेले ही पाला पोसा था। तकरीबन 2 साल पहले शहर पढ़ने गया रौनक आज लौटने को था। पूरे 2 बरस बाद आज मेरा लाल मेरे घर लौटने को है। सुनंदा बेटे की पसंद का खान पान बनाकर दरवाजे पर खड़ी उसकी बाट जो रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर से रौनक आता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर रौनक अकेला नहीं था, उसके संग आई थी श्रद्धा। सुनंदा बेटे की सूरत देखकर चहक उठती है। कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा, शहर में खाने को नहीं मिलता है क्या? चल आजा भीतर चल, पूरे हफ्ते भर घर चलाने जितना पैसा फूंक कर तेरी मनपसंद का पकवान बनाया है। माँ की बेरुखी देख रौनक के कदम मानो वहीं ठहर जाते हैं। वो हिचकते हुए कहता है, माँ इनसे मिलो। अरे कौन है ये शहरी लड़की? माँ ये मेरी बीवी और तुम्हारी बहू श्रद्धा है। ये सुनकर मानो सुनंदा के कदमों तले जमीन खिसक जाती है। उसके गुस्से का लावा फूट पड़ता है। नामुराद, इस दिन के लिए लोगों के घर बर्तन मांजकर तुझे पढ़ने शहर भेजा था ताकि तू प्रेम प्रसंग रचाए। बेटे के ब्याह को लेकर कितने अरमान होते हैं माँ के, सब खाक में मिला दिए। अरे सुनंदा, भले बहू शहर की है, मगर ये तो देख, पहनावे उड़ावे का सही ढंग लिहाज है बहू को। हाँ सुनंदा, अब खसियाकर कोनो लाभ नहीं। अरे अब खड़ी क्या है, भीतर चल। हास्य का पात्र बनना पसंद नहीं मुझे। आ जाते हैं मुफ्त की दलीलें देने। श्रद्धा पूरे घर की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। कुछ बरस रौनक गांव में ही रहकर कामकाज करता है, जिस बीच श्रद्धा 2 बेटियों की मां बन जाती है। फिर एक रोज रौनक को शहर से काम के लिए संदेश आता है, जिसके सिलसिले में वो शहर लौट रहा होता है, मगर ट्रेन हादसे में उसकी जान चली जाती है। ये खबर लिए निर्मला सुनंदा के पास आती है। अरे श्रद्धा बहू, सुनंदा बहन, गजब हो गया। अरे धरती फट गई, आसमान फूट पड़ा, क्या हुआ है निर्मला? अभी अभी समाचार में सुनने को आया है कि रौनक जिस ट्रेन में सवार था उसके साथ भारी दुर्घटना हुई, जिसमें सवार यात्री ने जान गंवा दी। उसमें रौनक का नाम भी शुमार था। पति को खो देने की खबर से श्रद्धा स्तब्ध रह जाती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। घर की अवस्था बद से बदतर हो जाती है। ऐसे में सास के ताने श्रद्धा की मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मुझे बूढ़ी के बुढ़ापे का सहारा तो छीन लिया, अब क्या मेरी सांसें छीनकर सुख चैन पड़ेगा? एक दाना नहीं, भूख से बिलबिला रही हूँ, कुछ खाने को देगी? माँ जी, भंडार घर में एक दाना भी नहीं बचा, ऊपर से बनिए की दुकान का बकाया भी चुकता नहीं हुआ। मैं क्या करूं? करम जली, तू बस अपनी इन 2 बेटियों के संग जाकर डूब मर, ताकि बोझ कम हो। सास की जली कटी बातें सुनकर श्रद्धा बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, ये मंगलसूत्र मेरे किसी काम का नहीं, मगर इसे बेचकर मैं कोई काम शुरू कर सकती हूँ। 15 अगस्त भी पास है, क्यों ना मैं पतंग बनाकर बेचूं। मंगलसूत्र का मोल लगाकर श्रद्धा उन पैसे से पतंग बनाने का सामान और एक वक्त का राशन लेकर घर लौटती है और चूल्हे पर खाना चढ़ाकर साथ में पतंग बनाना शुरू करती है। तभी उनकी नन्ही बेटी पूजा और पिंकी कहती है, माँ, आप ये पतंग क्यों बना रही हैं? माँ, क्या ये सभी पतंग रंग बिरंगी हम उड़ाएंगे? नहीं बच्चों, इन पतंग को बनाकर बाजार में बेचेंगे। हम भी पतंग बनाने में आपकी मदद करेंगे। श्रद्धा की दोनों बेटियां सयानों की भांति पतंग बनाने में उसका हाथ बटाने लगती है। अगली भोर श्रद्धा उन पतंग को गांव बाजार में घूम घूम कर देर सांझ थकी मांदी घर लौट कर आती है, जहां सुनंदा तानों की बौछार करती कहती है, आ गई महारानी, कितनी पतंग बेची? माँ जी, आज पहला दिन था, ज्यादा पतंग की बिक्री नहीं हुई। झूठी बदजात, साफ शब्दों में क्यों नहीं कहती कि पतंग बेचने की आड़ में देर सांझ तक रंगरलियां मना रही थी? माँ जी, ये आप मुझ पर कैसा लांछन लगा रही है? हर एक रोज सुनंदा कसाई सास के जैसे अपनी बहू पर तानों की ताड़ना बरसाया करती। श्रद्धा देर रात सबके सोने के बाद तक पतंग बनाती और तड़के सवेरे उठकर चूल्हा चौका निपटाकर पतंग बेचने निकल पड़ती थी। जैसे तैसे उसकी जीविका चल रही थी। एक रात श्रद्धा सोते हुए
सपनों की गहराई में चली जाती है। आंख खुलते उसे सवेरा नजर आता है, जहां चारों ओर 15 अगस्त की बड़ी चहल पहल छाई हुई थी। श्रद्धा वो छत पर बैठी अपनी दोनों बेटियों के संग मिलकर एक विशाल बड़े पैमाने की पतंग का निर्माण कर रही थी। ये देख उसकी सास सुनंदा चौंकते हुए कहती है, क्यों री नास बेटी, इतनी विशाल पतंग किस भय से पहलवान के खातिर बना रही है? घड़ी भर का सब्र रखी सासू माँ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। विशाल पतंग के बनकर पूरा होते ही श्रद्धा अपनी दोनों बेटियों के संग मिलकर अपनी सास के दोनों हाथ विशाल पतंग में बांधकर कहती है, पूजा, पिंकी, जल्दी से इस विशाल पतंग को दोनों ओर से पकड़ लो और मेरे ढील देते ही पतंग छोड़ दो। चलिए माँ जी, आज आपको इस विशाल पतंग के संग स्वर्ग की सैर कराती हूँ। ये सुनकर सुनंदा की सांसें तेज गति के साथ दौड़ने लगती हैं और वो कहती है, अरे नहीं बहू, तेरी सास को स्वर्ग सिधारने की इतनी भी जल्दी नहीं। अरे अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है। अरे मेरी प्यारी पोतियों, मुझे इस विशाल पतंग से छुड़ाओ। दादी माँ, आप इस विशाल पतंग में फब रही हैं। क्यों री सुनंदा, आसमान की सैर करके कैसा लग रहा है? अरे बहू, क्यों अपनी बूढ़ी सास की सांसें निकालने पर तुली है? अरे माँ जी, आसमान की सैर करना सबके भाग्य में नहीं होता। अभी तो इस विशाल पतंग को परवान चढ़ना है। मैं भली तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे बाकी दिनों का बदला निकाल रही हो। दादी को इस विशाल पतंग के साथ उड़ता हुआ देखकर मुझे एक जबरदस्त गाना याद आ गया। तो फिर गाओ। उड़ी उड़ी जाए, दादी पतंग में बंधी उड़ी उड़ी जाए। दीदी भैया, अनिल जी, इस पतंग को ढील दो। नहीं नहीं बहू, गलती से भी पतंग को ढील मत दियो। अब तेरी इस मसलूब सास की सांस तेरे हाथ में इस चरखी में कैद है। श्रद्धा अपनी सास को विशाल पतंग में आसमान में उड़ाने लगती है। पूरा गांव अपनी छतों पर, मचान इत्यादि पर चढ़कर सुनंदा पर हंस रहा था। तभी निर्मला तेज स्वर से विशाल पतंग के बीच बंधी उड़ रही सुनंदा से कहती है। सुनंदा को पतंग में बंधा देख पूरा गांव हंसी ठिठोली कर रहा होता है। तभी किशोर कहता है, अरे श्रद्धा बहू, हम तो कहते हैं कि ससुरी सुनंदा के सास ये विशाल पतंग के डोर के साथ काट डाल। अरे नहीं नहीं बहू, माना कि तेरा नाम श्रद्धा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी सास को ही इस विशाल पतंग के साथ सदा के खातिर श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। श्रद्धा गुस्से में विशाल पतंग के बीच बंधी सास को हवा में इधर उधर लहराती है कि एकाएक एक दूसरी पतंग श्रद्धा की विशाल पतंग को काट देती है, जिसके साथ सुनंदा अर्श से फर्श पर आ गिरती है कि एकाएक श्रद्धा का सपना टूट जाता है। वो पूरी तरह पसीने से तरबतर होती है। शुक्र है, सब कुछ एक सपना था। उसी पल रोते हुए श्रद्धा अपनी सास के पास आकर उसके पांव पर सिर रखती है कि सुनंदा जाग जाती है। अरे क्या हुआ, तू इतनी डरी सहमी हुई क्यों लग रही है? वो रोते हुए अपनी सास को विशाल पतंग का सारा वृतांत कह सुनाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो आपके संग सपने में किया, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। श्रद्धा का खुद के लिए प्रेम भाव देखकर सुनंदा पिघलते हुए पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, अरे बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुझे कितना सताया। शहर की होकर भी तूने खुद को मेरे खातिर हर एक सांचे में ढाला। दोनों सास बहू सभी गिले शिकवे भूलकर 15 अगस्त के दिन नई शुरुआत करती हैं और नए सिरे से साथ मिलकर पतंग बनाने लगती हैं, जिसके साथ सास बहू की जीवनी आसान हो जाती है। लुटेरी दुल्हन। एक लड़की के मन में किसी की दुल्हन बनने को लेकर सैकड़ों सपने उमड़ते हैं। काम्या दुल्हन का दामन थामे फूलों से सजी सेज पर बैठी हुई थी, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कमरे में चला आ रहा उसका पति मुंगेर काम्या के होठ हिलते देख कहता है, अरे क्या बुदबुदा रही हो मेरी जाने गुलजार। काम्या मुंगेर की ओर एक टक ताक कर नजरें नीची कर लेती है। मुंगेर जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश करता है, वो दूध से भरा गिलास उसकी ओर बढ़ाकर कहती है, इतनी हड़बड़ी मत जताइए। अरे मुझे तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा। अब देखो ना, तकरीबन 48 घंटे पहले हम तुम मिले, 2 दिन में तुमसे बेशुमार प्यार हो गया और अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब तो सारी उम्र आपकी जीवन संगनी बनकर ही गुजरना है। चलिए फटाफट से ये दूध पी लीजिए मेरी खातिर। मुंगेर जैसे ही दूध की घूंट गले से नीचे उतारता है, उसकी आंखें बोझिल होने के साथ वो बेहोश हो जाता है।
लो भाई, दूल्हे राजा तो चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब मैं अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सकती हूँ। यह है काम्या, एक ऐसी लड़की जो दुल्हन का भेष धरकर भोले भाले अमीर युवकों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके संग शादी का स्वांग रचाकर उनका रुपया, पैसा, धन, जेवर लूट लिया करती थी। ये उसकी खातिर पहली बार नहीं था। इससे पहले भी दुल्हन बनकर उसने न जाने कितनों को लूटा और कितनों को चूना लगाया था। इस बार वो मुंगेर का धन लूटकर फरार हो जाती है। जहाँ सारी दुनिया जी तोड़ मेहनत करके रोटी खाती है, वहीं मैं दिमाग की रोटी खाती हूँ। लड़कों को मूर्खचंद बनाकर उनसे शादी का ढोंग करके मैं लाखों में खेलती हूँ। अब मुझे नए शिकार के लिए निकलना चाहिए। सवेरे मुंगेर की आंख खुलने पर वो अचंभे में रह जाता है। अरे, ये घर भंगार जैसा क्यों लग रहा है? उसकी नजर सीधे तिजोरी पर खाली पड़े कवर्ड पर जाती है। वो रोते बिलखते पुलिस स्टेशन पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। क्या तुमको उसका घर का कुछ अता पता है? अरे, अगर मुझे रत्ती भर भी भनक होती कि वो एक लुटेरी दुल्हन है तो मैं कभी उसके चंगुल में नहीं फंसता। मुंगेर को कंगाल बनाकर लुटेरी दुल्हन इस बार नए नाम और पहचान के साथ मुंबई आ पहुंचती है। अरे वाह, ये सपनों की नगरी मुंबई तो एकदम कमाल है। बस जल्दी से कोई पैसे वाला बकरा मिल जाए जिसे मैं हलाल कर सकूं। अचानक एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके आगे से गुजरती है जिसमें हर्ष नाम का एक शख्स सवार होता है। यही बनेगा मेरा अगला शिकार। मुझे हर कदम फूक फूक कर धरने होंगे ताकि कोई भी मेरी जन्म कुंडली न निकाल सके। जैसे ही हर्ष गाड़ी से बाहर निकलता है, वो जानकर उसकी बाहों में आ गिरती है और शातिर मुस्कान देते हुए मन में कहती है, मेरे हॉट अंदाज से लड़के फ्लैट ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये था मेरा पहला पड़ाव। आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। मेरे डैडी एक पॉलिटिकल लीडर हैं। वो जबरन मेरी शादी करना चाहते हैं। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए। प्लीज हेल्प मी। भोला भाला हर्ष उसकी झूठी कहानी में बुरे तौर पर उलझ जाता है और उसे अपने घर ले आता है। हर्ष का बड़ा घर देखकर उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये घर है या पैलेस? कांग्रेचुलेशंस काम्या, तेरे हाथों बड़ा खजाना लगने वाला है। उस रात तेज तूफान उठता है। हर्ष के मन में कई लहरें उफान पर थी। काम्या हर्ष को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इससे पहले कि ये सभी दायरे पार करे, मुझे कुछ करना होगा। वो चालाकी से उसके ड्रिंक में तेज नशे की गोली मिला देती है, जिसे पीते ही हर्ष बेहोश हो जाता है। सवेरा होने पर वो अपने नाटक को अंजाम देते हुए कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? बट इट्स रॉन्ग। कल रात नशे में आकर तुमने मेरी इज्जत रौंद डाली। कौन करेगा मुझसे शादी? छाया, काम डाउन। भूल मुझसे हुई है। मैं तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो आज ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हर्ष काम्या के मगरमच्छ के आंसू को देख वो कसूर जो उसने कभी किया ही नहीं था खुद पर ओढ़कर उससे शादी रचा लेता है और एक बार फिर वो लुटेरी दुल्हन अपने घिनौने मकसद को अंजाम देकर फरार हो जाती है। और इस बार वो विवेक नाम के एक शख्स से टकराती है जो 5 स्टार होटल में मुख्य तौर पर शेफ होता है। देखने में तो ठीक ठाक है। अब ये शातिर शेरनी का शिकार तुम बनोगे मिस्टर विवेक। ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं खोने दूंगी। अब काम्या का सफर होटल से बावर्ची खाने तक तय होने लगा था। ये सब कुछ सिर्फ विवेक को प्यार के जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश थी। दोनों में दोस्ती से शुरुआत हुई जो बेहद कम पलों में प्यार और फिर शादी में बदल गई। सॉरी माँ, बिना आपकी मौजूदगी के हमने शादी कर ली। बेटा, शादी ब्याह संजोग की बात है। मुझे खुशी है कि तुझे तेरा मनचाहा साथी मिला है। लुटेरी दुल्हन के सच्चाई से अनजान दोनों उस पे बेशुमार प्यार लुटाते हैं। बहू, अब तो तू आ गई है, तो इस घर बार की सारी जिम्मेदारी मैं तेरे हाथों सौंपती हूँ। ये रही तिजोरी की चाबियां। वसुधा का अपने भरोसेमंद स्वभाव देख काम्या कुछ घड़ी की खातिर भूल जाती है कि वो एक लुटेरन है। उस रात सभी के सो चुकने के बाद वो सारा रुपया पैसा लूटकर दबे पांव भाग रही थी कि उसकी चील की नजर बाहर खड़े ढेरों पुलिस और हवलदार पर जा पड़ती है। चप्पा चप्पा छान मारो, हेडक्वार्टर से पक्की खबर मिली है कि वो लुटेरन दुल्हन यहीं किसी क्षेत्र में है। काम्या के पांव जैसे वहीं जम जाते हैं और वो कहती है, पूरी शहर की पुलिस मुझे कुत्तों की जैसे खोज रही है। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मुझे इसी घर में रहना होगा।
ये पहली बार था जब लुटेरन दुल्हन के शादी की रात का सफर सवेरे में ढलता है। उसे न सिर्फ सास का दुलार बल्कि पति का प्यार दोनों मिलता है। एक रोज उनके दूर के एक रिश्तेदार घर आते हैं। कैसी हो वसुधा बहन? ना कोई न्योता न भोज, बेटे का ब्याह रचा लिया, बहू का चेहरा तो दिखाओ। वसुधा अपनी बहू को बाहर बुलाती है। बिजली उसे देख फट से पहचान लेती है। उसके जाते ही वो उसका राज उसके सामने खोलती है। इसकी सूरत जाने क्यों मुझे खटक रही है। अरे हाँ दक्ष बेटा, ये तो वही लुटेरी दुल्हन है ना जो शादी की रात दुल्हों की संपत्ति लूटकर फरार होती है। क्या बकती हो बिजली, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहू पर इतना बड़ा लांछन लगाने की? आंटी, माँ सच कह रही है। इस लुटेरन दुल्हन को पुलिस हर जगह तलाश कर रही है। ये सुन विवेक दक्ष का कॉलर पकड़कर कहता है, निकल जा मेरे घर से। मुझे मेरी बीवी पर आंख बंद करके भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह वो उन्हें घर से भगा देते हैं, जिसे देख काम्या कहती है, इन्हें मुझ पे कितना भरोसा है। बिना मुझसे पूछताछ किए सासू माँ और विवेक ने उनकी एक न सुनी। अब मैं खुद इन्हें सब सच बता दूंगी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। वो रात भर हिम्मत जोड़कर सवेरे उनके पास आकर कहती है, सासू माँ, मैंने आप दोनों से एक बहुत बड़ा सच छिपाया है। मैं ही वो लुटेरी दुल्हन हूँ जिसकी खबरें अखबार की सुर्खियों और पुलिस स्टेशन की दीवारों पर मौजूद है। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, पेट भरने के लिए चोरी चकारी भी सही, और बड़ी हुई तो दुल्हों को लूटना ही अपना पेशा बना लिया। पर यहाँ रहने के बाद मैंने रिश्ते नातों को समझा। इतने दिनों तुमने हमें धोखे में रखा, चली जाओ यहाँ से। विवेक जी, मरने वाले से भी एक बार उसकी मर्जी पूछी जाती है। मैं आपके संग जीना चाहती हूँ। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। काम्या अपने आप को पुलिस सरेंडर करती है। कुछ महीने अदालत में केस चलता है, जिसके बाद उसे रिहाई मिल जाती है। अब काम्या अपना भूतकाल पूरी तरह भूल चुकी थी और विवेक के साथ नए सिरे से शादीशुदा संबंध कायम करके खुशहाल जीवन बिता रही थी। 3 जादुई सोने की बकरी। मखना गांव में रहने वाले गणेश को हमेशा से ही जानवरों से काफी लगाव प्यार था। वो पशुपालन के काम में बेहद निपुण था। उसके पास अनेकों बकरियां थीं, जिसके दूध को बेचकर वो अच्छी कमाई किया करता था। पर उसकी सबसे पुरानी बकरी गोमती अचानक बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, जिसे देख वो कहने लगा, गोमती, क्या हो गया था तुझे? न तू घास खा रही है, न दूध दे रही है। फिर वो उसके आगे टोकरी में भरे घास को रखता है, पर उसकी बीमार बकरी मुंह घुमाकर जोर जोर से मिमियाने लगती है। पहले तो तू सूखे घास तिनकों को भी बड़े चाव से खाती थी। आज तो तेरे लिए हरी भरी चराई लाया हूँ और तू है कि मुंह भी नहीं मार रही। खूंटे से बंधी बकरी जोर जोर से गुहार लगाती है, जिसे सुनकर गणेश की पत्नी अनुराधा कहती है, ये गोमती इतने जोर जोर से मिमिया क्यों रही है? एक काम कीजिए, इसे खूंटे से खोल दीजिए। जैसे ही गणेश बकरी को खूंटे से खोलता है, बीमार बकरी जोर जोर से पैर पटकने लगती है, जिसे देख गणेश कहता है, हे भगवान, हर दिन के साथ इसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। कहीं इसे प्यास तो नहीं लगी? ऐसा सोचकर गणेश बर्तन में पानी डालकर बकरी के आगे रख देता है और वो पानी पीकर शांत होकर बैठ जाती है। रात होने पर अनुराधा कहती है, आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है अनुराधा। मैं जानती हूँ कि आप अपनी इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी बिगड़ी सेहत के कारण चिंतित हैं, मगर ऐसे सामने रखे अन्न का अनादर करना अच्छा नहीं। अनुराधा, जिसने आजीवन जानवरों का इतना आदर किया, वो अन्नपूर्णा का अनादर कैसे करेगा? ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं, पर उसके बीमार बकरी की हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बुरी होती चली जा रही थी। वो एकदम मरियल और कमजोर हो चुकी थी, जिसे देखकर अनुराधा कहती है, इसे एक बकरी के इलाज में आपने जीवन की सारी जमा पूंजी झोंक दी है। और अगर मुझे आगे भी अपनी बकरी के इलाज में पैसे फूकने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसी एक बकरी से हमने बकरी पालन शुरू किया था। एक वक्त में ये गाय जितना दूध दिया करती थी, भूल गई? याद है, लेकिन उस बात को जमाने गुजर गए और अब ये बूढ़ी हो चुकी है। इसका जीवन ज्यादा दिन का नहीं, इसलिए इस पर और पैसे बहाना बेफिजूल है।
सैकड़ों पशु चिकित्सक से इलाज के बाद भी बकरी की हालत पर कोई सुधार नहीं मिलता और रात के अंधेरे में वो बकरी रोते हुए अपने मन में कहती है, देवी माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही दुख में हूँ। लगातार 2 दिन तक बकरी आंसू बहाकर भगवान को गुहार लगाती है। पुकार सुनकर उस रात के अंधेरे में आसमान के बीच से लक्ष्मी माँ प्रकट होकर कहती हैं, हे अजा, कहो क्या विपदा है तुम्हारी? तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा और देखो मैं आ गई। लक्ष्मी माँ को अपने पास देखकर खूंटे से बंधी बकरी पागुर करते हुए उन्हें प्रणाम करके कहती है, माँ, मेरे मालिक ने अपने जीवन की सारी कमाई मुझे चंगा भला करने में बहा दिया, जिस कारण उनकी आर्थिक अवस्था बहुत बदहाल हो गई है। मैं जानती हूँ कि अब मेरे जीवन के अधिक दिन शेष नहीं, इसीलिए मैं मरने से पहले उनकी बिगड़ी अवस्था में सुधार का सहारा छोड़कर जाना चाहती हूँ। ठीक है अजा, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी माँ हाथ बढ़ाकर अपनी दैवीय शक्ति से बकरी के गर्भ में एक प्रकाश भर देती है और कहती हैं, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम इसी क्षण गर्भवती होगी और कुछ ही देर में 3 मेमनों को जन्म दोगी, जो जादुई सोने की बकरियां होंगी। और ये वरदान भी देती हूँ कि तुम इंसानों की तरह बोलकर अपने मालिक को ये रहस्य बता सकोगी। तुम्हारे पास अल्प घड़ी है, अपने मालिक को ये शुभ संदेश दे दो अजा। आपका लाख लाख धन्यवाद माँ। लक्ष्मी माँ के अदृश्य होने के बाद बकरी चीख कर कहती है, माँ। बकरी के मिमियाने की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और बकरी कहती है, मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं 3 बकरी के बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, जो सोने की जादुई बकरी होंगी। जब भी आप उन्हें सहलाएंगे, वो सोने की जादुई बकरी बन जाएंगी, जिसमें एक बकरी सोने के सिक्के, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने का दूध देगी। फिर वो मरियल बकरी 3 बच्चों को जन्म देकर मर जाती है। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं और गणेश रोकर कहता है, देखा अनुराधा, मरते समय भी हमारी बकरी अपना अंश दे गई। कुछ ही दिनों के अंतराल में वो तीनों मेमने बकरी में बदलने लगती हैं। अनुराधा उन्हें हरी घास खिलाते हुए सहला रही होती है। तभी तीनों बकरियां जादुई सोने की बकरी में बदल जाती हैं और एक सोने का दूध, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने के सिक्के देती हैं। सुनो जी, क्या हुआ भगवान? देखो, ये बकरियां सोने की बन गई हैं और खजाना बरसा रही हैं। हमारे अच्छे दिन आ गए। इन सोने के गोबर, सिक्के और दूध को बेचकर हम इस गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। सो तो है। तीनों जादुई सोने की बकरियों से मिले धन को बेचकर वो दोनों बड़ा सा घर बार खरीद कर ठाट बाट से रहने लगते हैं। हर दिन के साथ वो तीनों बकरियां एक पहर में सोना दिया करती थीं, जिसे बटोर कर वो एक बोरी में रखा करते थे। एक दिन रमीला वहाँ आकर कहती है, अरे अनुराधा बहन, तुम्हारे भाग्य ही खुल गए। ऐसा कौन सा जादुई खजाना लगा है? सारे पैसे तो तुमने मरियल बकरी के इलाज में फूंक दिए थे। हमारी उसी बकरी ने हमको 3 जादुई सुनहरी बकरी दी है। हमारे भी घर में बहुत गरीबी छा गई है, अन्न का एक भी दाना नहीं। अपनी बकरियों से मेरी सहायता करो। फिर अनुराधा खूंटे से बंधी तीनों बकरियों को जैसे ही प्यार से सहलाती है, वो सोने की जादुई बकरी में बदलकर सोने का दूध, गोबर और सिक्के देकर वापस से साधारण रूप में आ जाती हैं। लो रमीला, इन्हें बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा सुधार लो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा, ईश्वर तुझे और धन धान्य दे। ऐसे ही समय गुजरता है और वो लोगों की सहायता किया करते। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन खड़ी होकर कहती है, कोई है इस बड़े घर में कोई रहने वाला, बड़ा दिल वाला? इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। भिखारन की गुहार सुनकर गणेश हाथों में खाने की थाली लाकर कहता है, ये लो काकी, खा लो।
जब बुढ़िया भिखारन खाकर तृप्त हो जाती है तब गणेश कहता है। अरे रुको काकी। फिर वो उस बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आता है और अपनी बकरियों को सहला कर कहता है, मेरी बकरियां, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जादुई बकरी चमचमाती सोने की बकरियों में बदल जाती हैं और फिर से सोने का दूध, सोने का गोबर और सोने के सिक्के देती हैं, जिसे देखकर भिखारन कहती है, अरे ये कैसी जादुई बकरियां हैं जो सोना देती हैं। काकी, ये सारा सोना तुम बटोर कर ले जाओ और फिर कभी भीख मत मांगना। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे दर दर की ठोकर खाने से छुटकारा दे दिया। अब मुझे भीख मांग कर पेट नहीं पालना पड़ेगा। इसके बाद भिखारन वहां से चली जाती है और वो दोनों अंत में कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था अनुराधा कि जो हाथ दूसरों से उधार लेने वाले बन गए थे वो एक दिन देने वाले बन जाएंगे। ये सब हमारी उसी भाग्यशाली बकरी की ही देन है जो आज हम समृद्ध और सुखी जीवन जी रहे हैं। दुखियारे लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। सो तो है, लगता है बकरियां भूख से मिमिया रही हैं, उन्हें चारा डालने का समय हो गया। इस तरह वो दोनों धनी होने के बावजूद भी अपनी अमीरी और लोगों की सहायता का श्रेय अपनी उस बकरी को देना कभी नहीं भूलते, जिसने उन्हें मरते वक्त 3 जादुई सोने की बकरियां तोहफे में दी थी। गरीब का जादुई शौचालय। गिरधर अपनी पत्नी कंचन और बेटे युगल समेत एक शहर में रहते थे। हाल ही में युगल की शादी मेघना नाम की एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की से हुई थी। युगल के बापू, गांव गए कितना अरसा हो गया है। मैं क्या सोच रही थी कि इस बार सभी गांव चलते हैं। अरे मती मारी गई है क्या तुम्हारी? हमारी बहू शहर के तौर तरीकों में पली बड़ी है। तुम इस बात से भली तरह वाकिफ हो कि हमारे गांव में शौचालय का कोई प्रबंध नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को खुले में शौच जाना पड़े। किसी की निगाह कैसी हो पता नहीं। बोलो भला, हम कौन सा सदा के लिए गांव बसने जा रहे हैं? अगर जब सभी ने वहाँ ना रहने का मन बना ही लिया है तो सालों से बंद पड़ा अपना घर और जो जमीन खाली पड़ी है वो बेचकर शहर में ही खुद के मकान की नींव रख दे तो इस किराए की कुटिया से छुटकारा मिलेगा। आज पहली दफा तुमने सटीक बात कही है। घर का मुखिया होने के नाते सभी गिरिधर की बात मानकर शाम को ट्रेन से करौंधा रवाना होते हैं। कुछ घंटों के पश्चात चारों जंक्शन उतरकर गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं। मेघना बहू जल्दी से घूंघट कर ले। नई नवेली बहू को सरेआम चेहरा दिखाकर चलना शोभा नहीं देता। जी सासू माँ। मेघना सर पर पल्लू धरकर चलने लगती है। तभी कंचन बिगड़ते हुए कहती है, अरे दादा, तुम आजकल के जमाने की लुगाइयों को रूप प्रदर्शन करने की बुरी लत पड़ गई है। हमारे जमाने में बीते भर के घुंघटा का प्रचलन हुआ करता था। उनको गांव में आता देख गांव वाले अपने घरों की चौखट पर निकलकर ताका झांकी करने लगते हैं। मुद्दतों बाद अपने गांव की घर की दहलीज पर लात रखी है, कितना सुकून है यहाँ। दोनों मिलकर घर साफ सुथरा करते हैं और देर रात खा पीकर सो जाते हैं। तभी सवेरे के 4 बजते ही खटखट की आहट से मेघना की आंख खुल जाती है और वो बोल पड़ती है, कमाल है, इतनी तड़के सुबह किसने दस्तक दी? मेघना उठकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि गांव की औरतें हाथों में लोटा लिए खड़ी होती हैं। अरे कंचनिया की पतो, ऐसा निहारत काहे है? हम सबन लोटा पार्टी की औरत हैं। बुला अपन सासू माई के। इससे पहले कि मेघना कुछ समझ पाती, पीछे से उसकी सास दोनों हाथों में लोटा लिए आकर बोलती है, अरे बहू, बुत बनकर क्यों खड़ी है? चल, सवेरा होने से पहले हम औरतों को हल्का होना होगा, वरना फिर खेतों में मर्दों का आना जाना लग जाएगा। मेघना चुप्पी साधकर लोटा उठाए औरतों के झुंड के साथ चल पड़ती है। सभी औरतें थोड़ी थोड़ी अंतराल की दूरी पर शौच करने बैठ जाती हैं, लेकिन मेघना को ये सब बहुत असहज जान पड़ता है। अरे बहुरिया, खाड़ काहे हो? कोनो खाली जगह टिका कर बैठ जा। मेघना खेत के चारों ओर मची हुई गंदगी देखकर नाक सिकोड़कर साफ जगह पर शौच के लिए बैठ जाती है। घर लौटकर वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, क्या गांव की सभी औरतें प्रतिदिन खुले में ही शौच करती हैं? हाँ बहू, सदियों से करौंधा गांव की औरतें खेत खलियानों में ही शौच करती आ रही हैं। माँ जी, खुले में शौच करने से सैकड़ों संक्रमण पैदा होता है। गांव में शौचालय का प्रबंध क्यों नहीं है? औरतों की सुरक्षा के खातिर शौचालय होना बेहद जरूरी है। छोड़ ना बहू, हमें कौन सा यहाँ रहना है, आज है कल शहर लौटना है। खामखा को चिंता क्यों मोलना।
शौचालय के प्रति अपनी सास की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर मेघना मन में सोचती है, गांव में शौचालय का निर्माण तो मैं करा कर रहूंगी, चाहे इसके खातिर मुझे एड़ी चोटी का जोर ही क्यों न लगाना पड़े। मेघना बेखौफ होकर गांव के सरपंच के सामने शौचालय की अर्जी रखते हुए कहती है, सरपंच जी, गांव में एक शौचालय का होना बेहद जरूरी है। क्या? शिव शिव शिव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 2 कौड़ी की शहरी लुगाई, तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव में शौचालय स्थापित करने की? बल्कि ऐसी सोच भी मन में लाने की कैसे जुर्रत की तुमने? ये गांव मेरे इशारों पर चलता है। करौंधा गांव की जमीन पर कोई शौचालय नहीं बनेगा। अरे कैसी घिसी पिटी सोच है आपकी। एक शौचालय के निर्माण से क्या आफत आ जाएगी। वैसे तो आप सभी जन बहू की सूरत को गज भर के पर्दे में ढककर रखते हैं, लेकिन उसके गुप्त अंगों का खुलेआम प्रदर्शन शोभा देता है क्या? अगर ये कुरीतियों का प्रचलन यूं ही चलाना है तो उतार फेंकिए मैली कुचैली इज्जत का ये चोला। खुले में शौच करना औरतों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, साथ ही इससे बहने वाली स्वच्छ हवा भी दूषित होती है। मेघना का करारा जवाब शौचालय के प्रति रूढ़िवादी गांव के निवासियों का भद्दा नजरिया बदल कर रख देती है, जिसके बाद सरपंच कहता है, शौचालय बनाने में काफी पैसा लगेगा। गांव के गरीब लोगों की दुर्दशा देखकर तुम्हें लगता है कि ये सभी अपने घरों में शौचालय बना सकते हैं? किसने कहा कि शौचालय प्रत्येक जन के घरों में होना चाहिए? सभी जन अपना थोड़ा बहुत योगदान दें, उसमें एक सक्रिय शौचालय आसानी से बन सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, शौचालय की नींव गांव के बीचों बीच न होकर गांव की सीमा के द्वार के पास हो। सभी जन मिलकर एक शौचालय की नींव रखते हैं, जिसके बाद औरतें निश्चिंत होकर शौचालय में शौच करती हैं और खेत खलियान स्वच्छ रहने लगते हैं, जिसे देख एक रोज जंगल के बीचों बीच देवता प्रकट होते हैं। गांव के निवासी ये देखकर भौचक्के के रह जाते हैं। तुम सभी ने बुद्धि से काम लेकर शौचालय का निर्माण किया है, जिससे पर्यावरण बरसों बाद पुनः स्वच्छ हुआ है। इसलिए मैं वन देवता बेहद प्रफुल्लित हूं। अतः मैं इस गांव को वरदान देता हूं कि तुम्हारे परिश्रम से बनाया शौचालय जादुई शौचालय में बदल जाएगा। ऐसा बोलकर वनदेव जंगल से ओझल हो जाते हैं। आखिर वन देवता कहना क्या चाह रहे थे? शौचालय में कौन सा जादू संभव है, जबकि शौचालय सबसे गंदनुमा स्थान है। उस रात सभी अपने घरों में गहरी नींद सोते हैं। तभी आधी रात युगल के पेट में गुड़गुड़ होती है। ये अचानक से मुझे हल्का होने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? युगल शौचालय में आकर शौच करते हुए शौचालय की दीवार को निहारते हुए कहता है, पता नहीं वन देवता क्या कहना चाह रहे थे। शौचालय सिर्फ हल्का होने के काम आता है। यहाँ जादू क्या होगा? मानव का गोबर सोना थोड़े ही बन जाएगा। अचानक एक तेज रोशनी शौचालय की सीट पर प्रकट होता देख युगल सहमकर झटके से उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से बाहर निकलो। सभी आंख मलते हुए अपने घरों से निकलकर जादुई शौचालय का करिश्मा देख स्तब्ध रह जाते हैं। अरे दादा, इतो शौचालय के भीतर खड़ा सोने का सिक्का है। अरे एक साथ इतना सोना तो मैंने पहली दफा देखा है। गरीबी से जूझकर आज तक आंचल में चिल्लड़ बांधकर घूमते थे। अब मेरे पल्ले पड़ा कि वन देव शौचालय के किस जादू की बात कर रहे थे। सवेरे सभी जन एक एक करके शौच करने शौचालय जाते हैं। जादुई शौचालय उनके शौच को सोने में परिवर्तित कर देता है। ये देख सभी बेहद खुश होते हैं। ये गांव सदियों से गरीबी के दलदल में धंसा हुआ था, मगर जादुई शौचालय से आप सभी को ढेरों सोना मिला है। इसे आप सभी जन अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराकर अब से वहीं शौच करेंगे, और जिस किसी को भी धन की आवश्यकता होगी वही जन सिर्फ इस जादुई शौचालय में शौच करेगा। बहुरिया, हम गरीबन की जिंदगी बदले का असली श्रेय तो के जात है। काहे कि तू अगर शौचालय के निर्माण ना ही करत तो ना वन देवता प्रसन्न होते, न गांव की ई जादुई शौचालय का वरदान प्राप्त होइत। युगल के बापू, अब तो शौचालय की समस्या भी टल गई है, तो क्यों ना हम इसी गांव में रहे। मगर हमारे गांव का ढांचा एकदम पुराना हो चुका है। क्या पता किसी रात हम पर गिर पड़े तो? बाबूजी, आप भूल गए कि अब हमारे गांव में जादुई शौचालय है। ये शौचालय हम जैसे गरीबों की आर्थिक जरूरत को पूरी करेगा। ऐसा सुनकर कंचन शौचालय इस्तेमाल करती है, जिसके बाद शौचालय की सीट सोने में ढलकर उन्हें सोना देती है।
जिससे वो नए घर की नींव रखकर अपने पुराने टूटे फूटे घर से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। इस तरह जादुई शौचालय से करोंधा के गरीब निवासियों की जीवन पूरी रीति से पटरी पर आ जाती है और सभी हंसी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।